नमस्कार, मी गणपत वारगडा. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आम्ही पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर या ठिकाणी आलो आहोत आणि ह्या ठिकाणी बिरसा ब्रिगेडच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आदिवासी अधिकारी परिषद 2023 या ठिकाणी मोठा जल्लोष कार्यक्रम पाहायला मिळणार आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये आम्ही रायगड जिल्ह्यातून जवळ हजारोच्या पटीने रायगड जिल्ह्यातून या कार्यक्रमाला उपस्थित नोंदवलेले आहे. आणि हे आमचे रायगड जिल्ह्याचे अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेडचे खाली जवळपास हजारोच्या संख्येने या कार्यक्रमात उपस्थित नोंदवले. या कार्यक्रमामध्ये आपण जाणार आहोत आणि दाखवणार आहोत. तर या कार्यक्रमामध्ये अध्यक्ष तथा खासदार राहुल गांधी साहेब असतील किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष असतील शरद पवार, शिवसेना प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असतील. त्याचबरोबर बिरसा ब्रिगेडचे जे सतीदादा पेदाम आहेत हे असतील, यांचे मार्गदर्शन आपल्या मुलाचे लाभणार आहे. तर ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघतोय का सतीदादा पेदाम यांचे आदिवासी समाजाला कोणत्या प्रकारचे योगदान आहे आणि कसं मार्गदर्शन करतात आणि आदिवासींनी काय करावं या संदर्भात थोड्याच वेळात आपण हे मार्ग आदिवासी समाजाची पुस्तके मला पाहायला मिळाले. या संदर्भात मला मावशी दिसल्या आणि मावशी दिसल्यानंतर मला थोडं बरं वाटलं. त्या मुलाखत घेऊ जेणेकरून त्यांचा परिचय हा लोकांपर्यंत जावं आणि पुस्तकाचं महत्त्व हे समाजाला कळावं. मावशी नमस्कार.
चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मावशी, हा तुम्ही स्टॉल तयार केला आहे तर आपण प्रॉपर राहणार आहोत. आम्ही देऊर राहणार देऊरचे तालुका जिल्हा धुळ्याहून आलेलो आहे. बरोबर. आम्ही आदिवासींचे सर्व काही पुस्तकं आमच्याकडे ठेवतो. आता महात्मा रावणे, आपले सातपुड्यातील बिल आदिवासी आहेत, आपले वारली समाजाचे बिरसा मुंडा आहे, सर्व काही पुस्तकं आम्ही ठेवत असतो. आणि जिथं काही आपल्या आदिवासीचा कार्यक्रम असला, मेळावा असला, तिथं आम्ही जात असतो. MP असो, गुजरात असो, आपला महाराष्ट्र असो, असं आम्ही म्हणजे आतापर्यंत किती ठिकाणी स्टॉल लावले? आम्ही जेवढं सांगू शकणार पण भरपूर ठिकाणी लावलेत. आम्ही संमेलन वगैरे सर्व ठिकाणी लावतो. आणि आपल्या संमेलनाचा जिथं कार्यक्रम असला तिथं आम्ही जातात. मला आपल्या कार्यकर्त्यांनी वाचावं, आपला इतिहास काय आहे ते बघावं. सर्व इतिहास आपल्या सर्वांना कळायला पाहिजे. सर्व आपले आदिवासी बांधव जागृत व्हायला पाहिजे. जागृतीसाठी सर्व काही आहे. आम्हाला काही याच्यामध्ये हे नाही. आम्ही फक्त समाजसेवा करतोय. ही समाजासाठी आमची सेवा आहे. आमचा एक पुस्तक म्हणून आम्ही धुळ्याहून येतो. आम्हाला एवढंच आहे, आपल्या समाजापर्यंत पोहोचले पाहिजे. तुमचं नाव? माझं आशाबाई गुलाबसिंग माळी, राहणार देऊर, तालुका जिल्हा धुळे. कोणत्या जमातीचे आहे?
मागे न सरले पुरून उरले समाजासाठी शहीद झाले मागे न सरले पुरून उरले समाजासाठी शहीद झाले होते महादेव कोळी शूरवीर आदिवासी रे धुरंधर आदिवासी रे धुरंधर करू वंदन जाऊनी त्या शिवनेरी किल्ल्यावर करू वंदन जाऊनी महादेव कोळी चौथऱ्यावर आणि तो बादशाचा सरदार रंगुल्ला खान या शिवनेरीला चालून आला आणि साखरदंडाने सर्व आदिवासी बादशाचा सरदार रंगुल्ला खान चालून आला अवसाच्या काळ्या रातीला वेढा घालून शिवनेरीला बादशहाचा सरदार रंगुल्ला खान चालून आला अवसाच्या काळ्या रातीला वेढा घालून शिवनेरीला साखळ दंडाने जखडून सारे शिलेदार बंदी केले र शिलेदार बंदी केले र करू वंदन जाऊनी त्या शिवनेरी किल्ल्यावर करू वंदन जाऊनी महादेव कोळी चौथऱ्यावर आणि या मोगल सैन्याच्या रूपाने जणू काळ चालून आला आणि उंच शिवनेरी किल्ला रक्ताने लालीलाल झाला घातपात क्रांतिवीरांचा केला सर्व क्रांतिवीरांची शिरधडा वेगळी केली मोगल सैन्याच्या रूपाने जणू काळच चालून आला औसाच्या काळ्या रातीला वेढा घालून शिवनेरीला मोगल सैन्याच्या रूपाने जणू काळच चालून आला उंच शिवनेरी तो किल्ला रक्ताने लालीलाल झाला घातपात केला क्रांतिवीरांचा केली धडा वेगळी शिर झाली धडा वेगळी शिर करू वंदन जाऊनी त्या शिवनेरी किल्ल्यावर करू वंदन जाऊनी महादेव कोळी चौथऱ्यावर यानंतर खास दिल्लीमधून राष्ट्रीय काँग्रेसचे महासचिव माननीय दीपक बावरिया साहेब या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत मी दीपक बावरिया साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं दीपक बावरिया साहेब ने देखा है कि ये देश में पिछले 25 साल में जो परिस्थिति हुई जिसमें धनी लोग और धनी बन गए और गरीब लोग और गरीब बन गए आज की पवार साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये देश में मैं जो आपसे कह रहा था अभी हमारी जो परिस्थिति बनी हुई है अधिकार खत्म होते जा रहे हैं बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम से लगातार शोषण किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि जब आज़ादी मिली थी आज़ादी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो रिजर्वेशन के अधिकार दिए थे तो प्रदेश कोई भी राज्य के कोई भी दूर दराज के प्रदेश में भी जो है लोगों को छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाती थी और जो परिवार को वो नौकरी मिल जाती थी फॉरेस्ट बीट गार्ड बन गए ऑफिस के जो है सफाई के कर्मचारी बन गए कोई बहन को जो है पानी पिलाने का काम मिल गया मगर सरकारी नौकरी मिल गई तो उसका परिवार आगे बढ़ गया क्योंकि उसके पास एक जो है साधन बन जाता है एक आवक का साधन बन जाता है स्थिर आवक हो जाती है और
हम लोगों ने देखा है कि जो है हमारे जो जाहिर साहस जो कहते हैं, निगम कहते हैं, कॉरपोरेशन कहते हैं, भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, उन्हें बड़े पैमाने पे, और सरकार ने भी जो ये देश में बड़े रोजगार के सृजन किए थे। ये देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा, 12 करोड़ से भी ज्यादा परिवार जो हैं उनको सरकारी और सरकारी निगमों से और साथ साथ बड़ी कंपनियों से रोजगार प्राप्त होते हैं। और इतने नंबर में रोजगार जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कहे जाते हैं, बिन संगठित क्षेत्र कहे जाते हैं, उनमें से उसको वो रोजगार प्राप्त होते हैं। मगर आज जो हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से आहिस्ते 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 ये निगमों को खानगी जो है उसका खानगीकरण करते, बड़े बड़े मूडीपतियों के हाथ में देने की चेष्टा, एक प्रक्रिया, एक नीति अपनाई गई। और इसके साथ सरकार में भी है क्लास 3 और क्लास 4, उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भर्ती की प्रथा शुरू की गई है। मैंने मध्य प्रदेश में देखा था, जाम्बुआ जैसे इलाके में भी जो है एक एक गांव में से 2, 5, 10, 15 परिवारों को जो है छोटी मोटी नौकरी वहीं गांव में मिलती थी, मगर उसकी जगह कोई इंदौर से आता था, कोई गुजरात से आता था, और वो भी जो है उसका अधिकार समाप्त करके वो जो है दूसरे समाज के लोग हैं उसको नौकरी दी जाती थी। तो ये सबसे बड़ी जो है आज की हमारी सब लोगों की समस्याएं हैं। हमारे बच्चे ने, जिन लोगों ने आईटी पास किया, अच्छा अभ्यास किया, अच्छा जो एजुकेशन लिया, आज जो है पुणे में नौकरी करते हैं, बेंगलोर में करते हैं, मगर उन सब से भी पूछ लेना कि वो सब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के शिकार हुए हैं। मैं समझता हूं ये देश की 70% से भी ज्यादा यंग जनरेशन जो है, यंग लोग हैं, आज जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो है उसके शोषण से इतने प्रताड़ित हैं कि जब दिल्ली में एक स्ट्राइक थी यूनिवर्सिटी की, उनके बच्चे आए थे, उनमें से किसी एक लड़की थी, उनसे मैंने पूछा, बोलती है सर 15 साल मुझको हो गई यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते, मैं डबल एमफिल हूँ, मैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में होती तो मुझको 32,000 रुपये मिलते, आज मुझको ये 8,000 रुपये देते हैं। दूसरे लड़के से पूछा कि भैया अकेला हो, शादीशुदा हो, बोलते हैं सर मेरी खुद की जो है कोई आमदनी का ठिकाना नहीं है, मेरी कल क्या होगी, नौकरी होगी कि नहीं होगी उसका ठिकाना नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो है मैं मेरा जीवन बनाऊं, मैं एस्टैब्लिश हो जाऊं, मैं स्थिर बन जाऊं, मैं गृहस्थी शुरू करूं। के सदस्य भी आप एक, और इनका एक अलग नॉलेज है, इनकी समाज के प्रति एक अलग समझ है। जनरली मुस्लिम समाज के लोगों को धर्म की भाषा समझती है, लेकिन समाज की भाषा करने वाला पहला व्यक्ति भारत में सज्जाद नुमानी साहब हमारे बीच में है, जिनको मिशन में हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हमने आज के पवित्र दिन में उनको यहां पर बुलाया है। मैं उनसे विनती करता हूं कि खुले दिल से आप अपनी बात रखें। ये बिरसा ब्रिगेड का मंच है, आप बैठ के बात करेंगे। पवार साहब की उपस्थिति में हम सज्जाद नुमानी साहब को यहां बुला रहे हैं। आप लोगों से विनती है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देश के सबसे सीनियर लीडर, इस देश की आज़ादी की लड़ाई आदिवासियों और मुसलमानों ने मिलजुल कर लड़ी थी। बिरसा मुंडा इस देश की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत ही बड़े नायक थे, लीडर थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये बात आप सब यकीनन जानते होंगे और आपका कैडर को बताया गया होगा कि देश की आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। आप दिल्ली जाइए और इंडिया गेट पर लगे हुए बोर्ड को पढ़िए। जो बोर्ड किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं लगाया, भारत की सरकार ने लगाया है। उसमें देश की आज़ादी में जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों की संख्या लिखी हुई है
सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद और संख्या देश की आज़ादी के लिए जान देने वालों में मुसलमानों की है। मैं आज इस मंच से, और मुझे लगता है कि बहुत सही मंच है, बहुत सही मौका है ये बात कहने का कि अब हमारे देश को दोबारा एक नई आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है, और वो मुसलमान और आदिवासी, दलित भाई और बहनें, किसान और मजदूर, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग सब मिलजुल कर लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शरद पवार साहब जैसे सीनियर लीडर की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में ये लड़ाई बहुत सफलता के साथ हम और आप लड़ने में कामयाब होंगे। परंतु बिरसा ब्रिगेड हे देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर आमच्या सतीदादाच्या माध्यमातून एक आदिवासीच्या उत्थानाकरिता एक कल्याणकारी काम करणारा, आमच्यासाठी आदिवासीसाठी एक महामानव म्हणून देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये नक्सलाइट झाले आणि नक्सलाइट झाल्यानंतर नक्षलवादाला मारणारे आमदार 24 ची अंतिम संधी आहे। या संधीचा फायदा आदरणीय साहेबांनी घ्यावा आणि 2024 मध्ये हे परिवर्तन घडवून आणावं आणि हे गोदी सिस्टीम हे बंद झाली पाहिजे एवढंच या ठिकाणी सांगतो। वेळ खूप झालेला आहे, बरंच काही बोलायचं होतं, परंतु माझ्या युवकांना मी सांगतो की युवकांनी चांगल्या प्रकारचं शिक्षण घ्या। जे गडचिरोलीमध्ये घडतंय ते महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडू नये अशा प्रकारचं आव्हान या ठिकाणी करतोय। आम्हाला कमजोर समजू नका। जर त्या ठिकाणी आमचे लोक जर मशीन गन घेऊ शकतात तर देशातल्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यामध्ये हा आमचा युवक, बेरोजगार, चांगला शिक्षित माणूस हा एक दिवस शस्त्र उचलल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून हे शस्त्र उठवण्याची वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका या ठिकाणी सांगतो। जय बिरसा दादा, तुमचं खूप खूप अभिनंदन। तुमच्या संघटनेच्या पाठीशी आम्ही भक्कमपणे उभे आहोत। धन्यवाद। आदिवासी मंच ज्या सतीश दादाने जे कार्यक्रम आदिवासी अधिकार आणि याच्यासाठी जो कार्यक्रम घेतला, मी मागच्या वर्षी भी इथे आलो होतो। आज आदिवासींच्या बारामध्ये जर आपण बोललो आदिवासी अधिकार, तर मी तुम्हाला सांगतो महाराष्ट्राचे जे सरकार आहे हा सरकार आदिवासींच्या विरोधक आहे, हे मी स्पष्टपणाने सांगतो। इथे मंचवर माननीय शरद पवार साहेब, राहुल गांधी साहेब भी येणार होते, पण त्यांचे प्रतिनिधी आले। आमचे उद्धव साहेब येणार होते, पण काही कारणाने ते आले नाही, पण मी त्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून आलो आहे। आज आदिवासींच्या बारामध्ये जर विषय केला, पवार साहेब तर या महाराष्ट्राचे जो मुख्यमंत्री आहे तो तर मी सांगतो तो मंदबुद्धीचा आहे। कोणीतरी काय सांगतो आणि उठून ये सांगतो का मी तुम्हाला देणार आहे, काय तुझ्या बापाचे राज्य आहे का? आम्ही या देशामध्ये आदिवासी नाही का? अरे ज्या आदिवासींच्या एडवायझर कमिटीची मीटिंग साठी आम्ही सांगतो आहे का तू आदिवासींची मीटिंग आहे, तर या देशामध्ये या महाराष्ट्रामधला जो मुख्यमंत्री असेल त्याला या आदिवासींसाठी वेळ नाही, तर त्या मुख्यमंत्र्याच्या जन्मात या तेव्हा आदिवासींचं नाव घ्यायचं। अरे आम्ही या देशाचा मूल माडिक आहे। जेव्हा एक आदिवासींचे नाव घेत होते तेव्हा आदिवासीला विरोध करत होते, आणि आता प्रत्येक जाती सांगता आम्ही भी आदिवासी आहे, आम्ही भी आदिवासी आहे। अरे पहिले तुम्ही आदिवासी मध्ये जन्म घ्या। जो आदिवासींच्या विरुद्ध मध्ये जाईल तो धनगर समाज असेल का कोणताही समाज असेल त्याच्या निस्त नाबूद करून देऊ आम्ही। आम्ही एकटे नाही, या भारतामध्ये पूर्ण आदिवासी आता जागो झाले आहे। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे या पूर्ण भारत देशमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं का राम मंदिर बांधायचे आहे। आपण सर्वांनी मान्य करून घेतलं राम मंदिर, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे, आपल्याला सर्वांना मान्य केला। एक व्यक्तीने भी
विरोधने केला. मग या सुप्रीम कोर्टाने या आदिवासीला सांगितलं या देशाचा मूळ मालिक आहे, मग आपल्यावर अन्याय का? आज आपण सर्व सांगतो आमचे मुले शिकायला पाहिजे, आमचे मुले शिक्षण घ्यायला पाहिजे, पण शिकून तुम्ही काय करणार? या मोदी साहेबांनी तुम्हाला माहिती आहे, या महाराष्ट्राच्या मूर्ख सरकारने काय केलं माहिती आहे तुम्हाला? कंत्राटदार बेसवर भरा, तुमची नोकरी काय नाही, तुमचं शिक्षण काय नाही, तो गुजरातचा आहे का MP चा आहे का कोणत्या कोपराचा आहे, त्याला नोकरीवर 8,000 वर 10,000 वर भरणार. मग आपले मुले शिकणार का? आपले मुले शिकणार, शिकले त्यांना नोकरी भेटणार का? म्हणून जो आपला विरोध मध्ये जाणारा सरकार आहे त्याचा निषेध करा. येणारे जे निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये जो आदिवासींच्या विरोध मध्ये जाणारा आहे त्याच्या निस्त नाबूद करून द्या. एवढेच बोलण्यासाठी मी इथे उभा आहे. बोलण्यासारखं भरपूर आहे, पण वेळ जास्ती झाली आहे, म्हणून मला आयोजकाने बोलण्याची संधी दिली, म्हणून माझे मनोगत इथेच मी समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जनता, उपस्थित मीडिया, अनेक भाषणं झाली. खरं तर 17व्या शतकामध्ये ज्या महादेव कोळ्यांनी क्रांती केली, खेमाजी नाईकांच्या नेतृत्वाखाली हा शिवनेरी ताब्यात घेतला मोगलांच्या ताब्यातून, आणि मोगल साम्राज्याला हादरा देण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्या काळामध्ये रणदुल्ला खानानं या शिवनेरीला येढा मारला आणि आमच्या 1600 महादेव कोळ्यांना, मावळ्यांना त्यांचा शिरच्छेद केला. पहिल्यांदा ती मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांना अभिवादन करतो, त्यांना आदरांजली समर्पित करतो. दरवर्षी आपण इथे येतो, गेल्या वर्षी आलो होतो, पलीकडल्या वर्षी आलो होतो. इथे येऊन एक ऊर्जा घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतो. ह्या वेळेला घेऊन एक ऊर्जा घेऊन जायची आहे. जे जे आमदार, जे जे खासदार आपल्या आपल्या मतदारसंघामध्ये आदिवासींसाठी काम करणार नाही, महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये आदिवासींसाठी त्यांच्या हक्कासाठी भांडणार नाही, आरक्षणाची गदा आदिवासींवरती येते, त्यांचा हक्क हिसकावून घेतला जातोय, त्यावेळेला जे जे आमदार, जे जे खासदार आपल्यासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही, त्यांच्या मागे कुठं उभं राहायचं नाही. आपण 65 मतदारसंघामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी बहुल आहेत. आपण निर्णय घेतो की खासदार कोण होणार, आमदार कोण होणार, आणि बऱ्याच वेळेला निवडणुका झाल्या की हे लोक आपल्याला विसरून जात आहेत. बजेटची भाषा सांगितली तर आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेट केलं, परंतु जेव्हापासून बजेट स्थापन झालं तेव्हापासून फक्त 2दा आदिवासींचं पूर्ण बजेट वापरलं गेलं. आणि आता ह्या सरकारला ह्या वेळेसचं बजेट जे मागं 2022 आहे त्याचा जो देणेदारी आहे ती देणेदारी आम्ही द्यायला भाग पाडणार आहोत. त्यासाठी आम्ही सगळे आमदार एकत्र आहोत. आता जे धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे, नक्की धनगर समाजाला आरक्षण द्या, पण त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. तुम्ही आदिवासींची आणि धनगरांची तुलना करू नका. आदिवासी हा आरक्षण नाही, एक संस्कृती आहे. आमचा अनादी अनंत काळापासून ही संस्कृती आहे. नुसतं कोणीतरी आमच्यात यावं आणि आरक्षण घ्यावं ह्या पुरतं नाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्यावरती कृपा केली. आम्हाला घटनेच्या 341-42 कलमानुसार आम्हाला आरक्षण दिलं. आम्हाला जो काही अधिकार दिला आणि तोही तुम्ही आता हिसकून घेऊ पाहताय. माझी या निमित्तानं सरकारला, एकनाथ शिंदेला त्याच वेळेला मी रात्री पोस्ट केली जेव्हा त्यांचं जे भाषण व्हायरल झालं की तुम्हाला द्यायचं ते आरक्षण द्या, पण आमचं कंपॅरिझन, तुलना सुद्धा धनगरांबरोबर करू नका. धनगर स्वतंत्र आहेत आणि आदिवासी स्वतंत्र आहे. ह्या निमित्तानं ही ऊर्जा इथून घेऊन जायची आहे. त्या सगळ्यांच्या कोणाच्याही मांडीला मांडी लावून बसताना
10 वेळा विचार व्हायला हवा, आणि जर हा विचार झाला तर त्या कोळी चौथऱ्याची खरी प्रेरणा येईल की जिथे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला जातो, जिथे अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला जातो, जेव्हा जातीपातीच्या वरवंट्याखाली देशाचं हित चिरडलं जातं, म्हणजे जातीला जातीच्या विरोधात भडकवा, धर्माला धर्माच्या विरोधात भडकवा. मगाशी बोलताना रोजगाराचा जेव्हा विचार झाला तेव्हा या रोजगाराचा विचार समोर आला नाही. आणि म्हणून या कोळी चौथऱ्याला अभिवादन करत असताना हे कुठलं तरी जे धर्माची जोखडं जी आहे, जातीची जोखडं जी आहेत, आणि या पलीकडे जाऊन समाजाला एकमेकापासून तोडण्याचा जो विचार निर्माण होतोय, हा विचार सोडून जोपर्यंत आपण शिक्षणाची कास धरणार नाही, जोपर्यंत आपण विकासाची कास धरणार नाही, तोपर्यंत प्रगती नाही. ही खरी प्रेरणा या चौथऱ्यातून आपण घेऊ. आणि त्याचबरोबर वर्षानुवर्ष तुम्हाला आणि मला विकासाच्या वाटेच्या पलीकडे ढकलणाऱ्या शक्तींविरुद्ध, त्या धर्मांध शक्तींविरुद्ध जेव्हा आपण एकजूट करू, तेव्हा वर्षानुवर्षाची गुलामगिरी झोकळून देण्याची, ती उखडून फेकण्याची ताकद, आणि ती खरी प्रेरणा बिरसा मुंडांची असेल, ती खरी प्रेरणा राघोजी भांगरेंची असेल, आणि ही प्रेरणा आपल्या सगळ्यांना लाभो. आणि त्याचबरोबर त्यांचं भाषण आपण ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात असे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सतीश दादा पेंदाम शेवटी बोलणार आहेत. सर्व कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव सतीश दादा पेंदाम नंतर बोलणार आहेत, त्यामुळे सर्वांनीच थांबून राहायचं आहे. आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब. विजेचे नेता सतीश पेंदाम ज्यांचे आपण या ठिकाणी विचार ऐकले, ते मौलाना सज्जद मामांनी, डॉक्टर अमोल कोल्हे, आमदार सुनील वसारा, अशोक पवार, किरण रहामते, आमच्या पादवी अतुल बेनके, सत्यशील शेरकर, प्रकाश मस्के, किशोर दांगट, संजय फालकर, ॲडव्होकेट विजय कुऱ्हाडे, सूरज वारगे, अन्य सगळे सहकारी उपस्थित बंधू भगिनींनो, आपण इगतपुरीला भेटलो. आणि आज शिवछत्रपतींचा जन्मदिवस या जुन्नर तालुक्यामध्ये भेटतोय. आणि मला आनंद एका गोष्टीचा आहे की नुसतं भेटलं नाही, तर आदिवासींचे अत्यंत महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नातून मार्ग काढण्याच्यासाठी या ठिकाणी विचार करतो आहोत. हा भाग एक ऐतिहासिक भाग आहे, ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी आधी केला गेला. ही सगळी सह्याद्रीची रांग आहे, आणि त्याच्यातील 12 नेहरे मावंद मावळावर देखरेख ठेवता यावी यासाठी एक मुख्य न्याय असावं, आणि त्यासाठी जुन्नरची निवड झाली. त्याला 52 चावडी म्हणतात. या 52 चावडीचं सरनाईक खेमा रघुवान याच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश मोगलांच्या विरुद्ध संघर्ष केला. त्या संघर्षामध्ये अनेकांना बलिदान करावं लागलं, हत्या झाली, आणि त्यावरून ज्यांना आणि ज्यांच्या कुटुंबियांना बलिदान द्यावं लागलं, त्या लोकांच्या स्मरणासाठी एक चौथरा बांधला. आणि तो चौथरा म्हणजे आजचा हा काळा चौथरा आहे. आणि म्हणून जुन्नर आणि आदिवासी यांचं एक आगळं वेगळं अशा प्रकारचं नसतं. या जुन्नर आदिवासी त्यांचा एक इतिहास आहे. सुदैवानं
अनेकांनी यांच्यात जागृती करण्यासाठी, सामूहिक शक्ती उभी करण्याच्यासाठी प्रयत्नाची फराकाष्ठा केली. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये गेलं तर त्यांच्या वीर्याची आठवण करतात. इथे आलं तर राघोजी भांबरेची आठवण केली जाते, बिरसा मुंडाची आठवण केली जाते. आणि याचं कारण हे की ही व्यक्तिमत्व आणि ही जमात कुणाच्या पुढं नवली नाही, लाचार झाली नाही, स्वाभिमानाची तडजोड कधी केली. एकसंघ आहोत. आमच्यावर अन्याय करणारे जी कोणी प्रवृत्ती असेल, ज्या वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला मताचा अधिकार दिला, तो गाजवायची संधी मिळेल, त्यावेळेला त्याचा फुलेफूल बदला आम्ही घेणार आहोत. एवढीच खात्री आज या माध्यमातून देतो. आणि तुम्हाला एवढं सांगतो की तुम्ही जे जे काही तुमच्या अन्यायाचा, अत्याचाराच्या विरुद्ध सांगाल, त्यावेळेला बिरसा ब्रिगेड आणि सतीश आणि त्यांचे सहकारी यांच्या पाठीमागं आम्ही लोक सह्याद्रीसारखे राहू ही खात्री देतो, आपली रजा देतो. जय हिंद, जय आदिवासी. आदिवासी एकजुटीत जा, आदिवासी एकजुटीत जा. कृपया शेवटचं भाषण सतीश दादा पेंदाम, ज्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण सगळेजण इथे उपस्थित आहोत, ज्यांच्या एका आवाजाने गर्दी होते, त्यांचं भाषण आदरणीय सतीश दादा पेंदाम. कोंडाजी मामा आवाड बाबाशेठ काळे यांचं या ठिकाणी स्वागत. भारतीताई कातकरी यांचं G20 मध्ये नाचणीचे प्रोडक्ट प्रसिद्ध झाले, त्यांचं अभिनंदन. कृपया समाज बांधवांना विनंती आहे, 5 मिनिटाचंच भाषण आहे, कृपया आपण थांबावं. दादा, आपण आपलं भाषण सुरू करावं. अपने लोग जो जाना चाह रहे हैं, शायद उनको कोई काम या उनकी गाड़ी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट हम लोग बात करेंगे. जो मेन बात है, उसके पहले गढ़चिरौली के सुरजागढ़ से कुछ लोग यहां पर आए हैं. वो पिछले 300 दिन से आंदोलन कर रहे हैं. वो पवार साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं. मैं पवार साहब से विनती करता हूं कि उनका निवेदन स्वीकार करें और उस पर कोई हल निकाल दे. ये बहुत जरूरी है. इन कार्यकर्ताओं का जोरदार तालियों से स्वागत करो, बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं. रहमान फाउंडेशन जो हमारे पूर्व वक्ता और इस देश के मशहूर व्यक्ति मौलाना नुमानी सर, सज्जाद नुमानी सर, इनके फाउंडेशन ने, रहमान फाउंडेशन ने बिरसा ब्रिगेड को इस कार्यक्रम के लिए, उनके फाउंडेशन के लोगों ने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है. मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं. साथियों, बहुत समय हो गया है. इस कार्यक्रम में जब पवार साहब का नाम आया तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पवार साहब, हर कार्यक्रम में बिरसा ब्रिगेड के पवार साहब का नाम रहता है. एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता ने मुझको पूछा, ये पवार साहब आदिवासी है क्या? तो मैंने बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बोले बिरसा ब्रिगेड के हर कार्यक्रम में पवार साहब का नाम दिखता है. फिर यहीं के एक मराठा लीडर ने मेरे को बोला, यार पवार साहब आदिवासियों के कार्यक्रम में बहुत आते हैं, पवार साहब आदिवासियों के नेता बनना चाहते हैं. मैंने बोला वैसा नहीं है, पूरी बात दुरुस्त कर लो. पवार साहब आदिवासी नेता है, आदिवासियों के नेता नहीं है, आदिवासी नेता है. साथियों, बिरसा ब्रिगेड की एक
सोच है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान, सर्वधर्म समभाव का संविधान और इस देश की वास्तविक इतिहास पर आधारित संविधान वो जीवित रहना चाहिए। हम लोगों ने ये जो अधिकार परिषद यहां पर रखी है, इसके पीछे के सिर्फ 3 बातें आपको बता देना चाहता हूं। आपको 5वीं 6वीं अनुसूची में जमीन के अधिकार है आदिवासियों को। पेशा में ग्राम सभा को अधिकार दिए कि ग्राम सभा की एनओसी के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं चला सकते आप। यह सरकार ने ग्राम सभा के अधिकारों को एनओसी के बजाय परामर्श डाल दिया। आपके जितने जल जमीन जंगल के अधिकार है, इसको ये लोग समाप्त करते चले जा रहे थे। जिस समय पूरे देश के आदिवासी मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, उसी समय भारत की संसद में एक बिल पास हुआ जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, वन संवर्धन अधिनियम 2023। इस बिल में क्या लिखा है? इस बिल में लिखा है कि जंगल के पास की जितनी 100 किलोमीटर की रेंज की जमीन है, वो जमीन ये लोग 60 साल की लीज पर यहां के पूरे पूंजीपति कॉर्पोरेट्स को दे देंगे। यानी आदिवासी जिस जमीन पर वन दावा कर सकता था, वो जमीन अब कॉर्पोरेट को देने की तैयारी सरकार ने कर दी है। चाहे वो कॉर्पोरेट घराने के लोग इंडिया के रहे या विदेशी रहे। लेकिन साथियों, बात यहां तक नहीं थमी। भारत के इतिहास में ऐसा पहला बिल आया जिसमें लिखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस के बजाय मिलिट्री लगा दी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, यह आदिवासी क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इसके 2 मतलब है। जब इनको ऑपरेशन करना था कश्मीर में 370 इन्होंने हटाया, अब इनको आदिवासी क्षेत्रों में ऑपरेशन करना है। मणिपुर की घटना भी उसमें से ही एक है। 371 और 372 आदिवासियों की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र है। पहले ये लोगों ने 370 का ऑपरेशन किया, अब 371 और 372 का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब यह बिल पास हुआ तो हमको ऐसा लगा कि राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हुआगा। हम पवार साहब के पास में गए। जब पवार साहब को बताया कि यह तो गैजेट निकल गया, तो पवार साहब ने बताया, मैंने पहली बार देखा हूं 20 मिनट में 7 बिल राज्यसभा में पारित किए गए हैं। मैं विपक्ष से बहुत उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष के लोग इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं बता सकता, लेकिन आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। साथियों, मिलिट्री रहेंगी, पुलिस है तो पुलिस में आप कंप्लेंट करोगे, एफआईआर दर्ज करोगे, और एफआईआर दर्ज करोगे तो उस पर केस लगेंगी, आप उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको कानून का राज बोलते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो अर्धसैनिक बल है, जो सैनिक बल है, इनको एक ही ऑर्डर है कि आप किसी को भी मारो। इनको जो आर्म्स एक्ट है आसपा, उसके तहत किसी भी सैनिक के खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आपका बलात्कार भी कर दिया, आपको मार भी दिया, तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब पूरे आदिवासी समाज को सरकार ने सेना के हवाले कर दी है। इसका मतलब साफ है कि यह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सिविल वॉर की परिस्थितियों को निर्माण कर रही है। जैसे मणिपुर में आदिवासियों को मारा, अब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के आदिवासियों को मारा जाएगा। आप लोग क्या करोगे? कैसे बचोगे? किस तरीके से बचोगे आप?
एक गढ़चिरौली का सुरजागढ़ प्रकल्प जिसको ग्राम सभा की मान्यता नहीं है, वहां के बच्चों को लैट्रिन भी होती है तो लाल होती है। 100 किलोमीटर तक वहां पर परिंदा दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यावरण विभाग चुप है, जिसको आप एनजीटी बोलते हैं वो चुपचाप है, वहां का कलेक्ट्रेट चुपचाप है, वन विभाग चुपचाप है, और सब तमाशा देख रहे हैं। गढ़चिरौली में उत्खनन हो रहा है, सुरजागढ़ में, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं। पिछले इतने दिनों से, यानी 100-200 दिनों से वो लोग बैठे हैं, कोई सरकार उनसे बात करने नहीं जा रही है। यही हाल यहां के भी होंगे, सह्याद्री के। ये सह्याद्री के पहाड़ दिखाई नहीं देंगे, यहां दो ही लोग दिखाई देंगे, एक तरफ भगे हुए आदिवासी, उधर सेना और कॉरपोरेट घराने के लोग यहां पर उत्खनन का काम करेंगे। अरे पुलिस थी तब आप लड़ नहीं सके, मिलिट्री रहेंगी तो कैसे लड़ोगे ये बताइए? कैसे बचोगे? जब आपको गोलियां मारी जाएंगी आप क्या करोगे? कौन सा एफआईआर जाओगे? कहां पर लूटोगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिपोर्ट है कि जो अन्याय अत्याचार सेना ने कही है वहां के आगे लोगों के साथ में, वो किसी ने नहीं किया, और ये ऐसे क्षेत्रों में ये सेना नहीं लगाना चाहिए। बावजूद उसके ये सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में सेना लगाने का प्रावधान उस बिल में किया है। हमको एक युद्ध की तरफ, गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, बिगर आदिवासियों के भारत। जो इस देश का मालिक है उसी को अब देशद्रोही बोल के मारा जाएगा। आप थोड़ा भी आंदोलन करोगे तो आपको नक्सलवादी या देशद्रोही बोला जाएगा, राष्ट्र विरोधी बोला जाएगा, विकास विरोधी बोला जाएगा। ये जो काला चबूतरा का आज हमने सम्मान समारोह रखा है, इसको अभी तक के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मान्यता नहीं दिया। वहां गणपति का भी मंदिर है, उसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया, लेकिन जहां शिवाजी महाराज पैदा हुए हैं इसको तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया गया है। वहां गणपति का मंदिर है, वो तीर्थ स्थल घोषित हुआ है, लेकिन इस जमीन पे तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। उसके बारे में क्या? अभी तक क्या उस पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलता, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी विरासत है, ये तो राष्ट्रीय स्मारक है हमारे लिए। आदिवासियों का तो इतिहास है इस किले से जुड़ा हुआ। साथियों, काला चबूतरा को मान्यता देना यानी आदिवासियों के उस जमीन पर अस्तित्व को मान्यता देना है, और जो आदिवासी विरोधी लोग हैं वो आपको कभी मान्यता नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि शिवाजी महाराज का संबंध आदिवासियों के साथ जो था उसका खुलासा हो जाए। ये लोग आदिवासींचा राजा बोलते हैं शिवाजी महाराज को, हम बोलते हैं वो आदिवासी राजा था। सेना आदिवासियों की, जमीन आदिवासियों का, किला आदिवासियों का, और राजा शिवाजी बनाने का जो काम है, ये जो उदाहरण है केवल आपको सिमनेरी में दिखता है। आदिवासियों की सेना, आदिवासियों का क्षेत्र, और शिवाजी महाराज को हमने अपना राजा माना है। उससे पहले जीजाऊ को अपना माना है। यह आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। हम लोग महिलाओं को ज्यादा स्थान देते हैं, नहीं तो शिवाजी महाराज के पिताजी का देहांत होने के बाद उसको तो ये लोग सती करने के मूड में थे, लेकिन आदिवासियों की वजह से उसको यहां पर राज्य दिया गया, उनके हाथ में, जीजाऊ के हाथ में पूरी सत्ता सौंपी गई। इसका केवल विरोध आदिवासियों ने किया। चाहे राज्य अभिषेक का मामला हो शिवाजी महाराज के, तो राज्य अभिषेक जो ब्राह्मणों ने पहले किया, उसके पहले शिवाजी महाराज ने आदिवासी पद्धति से उनका राज्य अभिषेक हुआ है। इसका उल्लेख आपको मिलता है। उनको पता रहने के बाद भी उन्होंने दोबारा राज्य अभिषेक किया, क्योंकि वो डर गए कि शिवाजी महाराज की जो व्यवस्था है, यहां पर जो मनुवादी व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए शिवाजी महाराज का फिर से इन्होंने ब्राह्मणवादी पद्धति से राज्य अभिषेक कराया। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि मामला कहां जा रहा है।
आदिवासियों का जो समर्थन शिवाजी महाराज के प्रति था, संभाजी महाराज के प्रति था, वो छुपाया गया है। इतिहास में जिन्होंने शिवाजी महाराज के लिए कुछ नहीं किया उनके नाम है, लेकिन जिन्होंने उन पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उनका कोई नाम नहीं दिखाई देता है। हमारा संबंध आदिवासी संस्कृति से है, शिवाजी महाराज का संबंध आदिवासी संस्कृति से है। यह कृषि संस्कृति का प्रतीक है। शिवाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोला, हर हर महादेव बोला है। यह बेसिक है। वो शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं हम। हिंदी भी स्वराज्य बोला, हिंदू स्वराज्य नहीं बोला। हिंदी भी यह प्राकृत शब्द है। सिंधवी राज्य को, सिंधु संस्कृति के राज्य को हिंदवी संस्कृति का राज्य बोला जाता था। संभाजी महाराज ने क्या किया? राज्य में संस्कृत भाषा के बजाय प्राकृत भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। यह प्राकृत भाषा बोलने वाले कौन है? वो मावड़े लोग हैं। फिर वो मुस्लिम भी हो सकता है। यह वास्तविकता है। आज तो देश की सबसे पहली भाषा संस्कृत। इसका मतलब पहला आदमी जो संस्कृत बोलता है वो पहला आदमी। देश में 2 लाख लोग नहीं है जो संस्कृत बोलते हैं, लेकिन मावड़ी मराठी बोलने वाले जो लोग हैं लाखों की संख्या में है। एक षड्यंत्र चल रहा है, संस्कृत से मराठी भाषा निर्माण हुई है। गलत बात। मराठी भाषा संस्कृत से पूर्व की भाषा है। यह प्राकृत से निर्माण हुई भाषा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अंतर संबंध क्या है, हमारे जेनेटिक रिलेशंस क्या है, हमारे डीएनए कौन से रिलेशंस के हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां पर शरद पवार साहब को बुलाया है। शरद पवार साहब को लोग स्वार्थ रखते हुए बुलाते होंगे कि हमारा नेता है, कुछ तो भी हमको मिल जाएगा, 5-6 सीटें मिल जाएंगी, कोई पद मिल जाएगा। बिरसा ब्रिगेड ऐसा कुछ नहीं सोचता है। जिस व्यक्ति को यह सम्मान मिलना चाहिए, जो व्यक्ति अगर नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से कोई संदेश निकलता है तो बाकी लोग मानते हैं। फिर पवार साहब का भी तो अपने बीच में एक इतना बड़ा स्थान है। क्यों ना शिवनेरी से कोई संदेश निकले और देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग उस पर बात करें। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था। पवार साहब का जो नेतृत्व है, सभी लोग बोलते हैं पवार साहब को राष्ट्रीय नेता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राष्ट्रीय स्तर पे हम पवार साहब को कैसे ले जाएंगे? यहां का मराठा भाई बाहर ही नहीं निकलता है, यहां का ओबीसी भाई बाहर ही नहीं निकलता है, यहां का अंबेडकरी भाई बाहर ही नहीं निकल रहा है। इसलिए नागपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ताकि विश्व के तमाम देशों के आदिवासी भी पवार साहब को अपना लीडर माने। देश के आदिवासी पूरे पवार साहब पर विश्वास करें, क्योंकि यह नेतृत्व जो है यह देश का सीनियर नेतृत्व है, मैच्योर्ड नेतृत्व है। ऐसा लीडरशिप डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमारे हिस्से में आगे नहीं आने वाली है। इस लीडरशिप के महत्व को समझना पड़ेगा हमको। पूरे देश के बाकी राज्यों के लोग भी पवार साहब की तरफ एक आशा भरी निगाह से देखते हैं कि अगर देश में कोई व्यक्ति राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की बात कर सकता है तो वो है पवार साहब। मूवमेंट का उन पे विश्वास है, हम बहुत विश्वास करते हैं। और कोई किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमको कि भैया पवार साहब पे ये ऐसा करते हैं, तुम्हें, हमको कोई जरूरत नहीं है। जो है खुला खुला है। हमने पिछले मीटिंग में एक बात बोल दी, वो न्यूज में चला दी कि हम कमांडर है, लेकिन हमारे चीफ कमांडर शरद पवार साहब है। ये बात वो न्यूज पे चलाई जा रही थी। कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ ये, कुछ लोगों को बड़ा अलग लगा कि पूरे आदिवासी पवार साहब के साथ क्यों रे भाई। तो ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ये बात अंदर की है और इसको अंदर ही रहने दिया जाए, ये बहुत अच्छी चीज है।
साथियों, पूरे मूवमेंट के लोग, आज के दिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए। देश में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इलेक्शन है, यह आदिवासी बहुल राज्य है, आपको वहां भी नजर रखनी है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मां बहनों को नंगा घुमाया जाता है। कुछ लोगों ने बोले अपने आमदार बनाओ, अपने सांसद बनाओ। मैं उनसे पूछा, राज्यपाल कौन थी मणिपुर की? वो भी आदिवासी थी। राष्ट्रपति कौन है देश का? वो भी आदिवासी महिला थी। राज्यपाल भी आदिवासी महिला, राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला, और आदिवासी महिला को ही नंगा घुमाया जा रहा है। और हम लोगों को वो खबर 3 महीने बाद पता चलती है, उस पर कोई पार्लियामेंट पे चर्चा नहीं होती है। इसका मतलब साफ है कि ये लोग आदिवासियों को देश का नागरिक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं भारत में वनवासी रहते हैं, आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। हमारे नेता डरते हैं, अपनी बात को लेकर बात करने के लिए डरते हैं। संसद में आदिवासी नेता भी थे, वो भी चुपचाप रहे जब यह बिल पास हो रहा था। वह समाज नहीं होता तो तुम जाते क्या चुन के? तुमको कौन पूछता? आरक्षण नहीं होता तो तुम्हारी औकात थी क्या? तुमको कोई पूछता? वहां सांसद बनाता, मिनिस्टर बनाता, विधायक बनाता, कोई नहीं पूछता। साथियों, एक अलग षड्यंत्र चालू है देश में आदिवासियों के खिलाफ में। अब हमारे पूरी जमीनों के अधिकार खत्म, आरक्षण खत्म। अभी आरक्षण नहीं है तो ये बाकी किसी को डाल के कि भैया इनको आदिवासियों की सूची में डाल दो, इनको ये कर दो, ये जो बहकाने का काम है ये तो करेंगे ही। सवाल आरक्षण और बोगस आदिवासी का तब खड़े होता है जब तुम्हारे पास पोस्ट हो। पूरे देश में देखो आप, अभी तक के केंद्र सरकार ने आदिवासियों के कितनी पोस्ट भरी है, इस पर अगर आप चुप लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या आरक्षण का क्या महत्व है आपके पास। आरक्षण जो है अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी। रिजर्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट है तो आरक्षण है। हमारे जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, वो लोग अभी आरएसएस के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका खात्मा कौन कर रहा है। वो अपने ही हाथों से अपने बच्चों की कब्र खोद रहे हैं। अरे आपके बच्चों की नागरिकता नहीं रहेंगी, आपकी पहचान नहीं रहेंगी, आपके जमीन के अधिकार नहीं रहेंगे। आपको जमीन दिलाने के लिए राघोजी भांगरे को मरना पड़ा, आपको पहचान दिलाने के लिए संभाजी महाराज को मरना पड़ा। फैलाया जाता है संभाजी महाराज को मुगलों ने मारे, गलत। पर संभाजी महाराज को मुगलों ने नहीं, मनुवादी तरीके से उनको सजा दी गई। किसने मारा संभाजी महाराज को? यह प्रश्न अपने दिमाग में लाओ, उसको शोधो। शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी की सजा हुई, उनको तोप से उड़ा दिया गया। बाबूराव शर्मा के को फांसी दी गई, लटक गए, टूट गया, फिर भी लटकाया गया। मरने के बाद उनको चूने की भट्टी में डाला गया। बिरसा मुंडा को फांसी की सजा सुनाई गई, रात भर उनकी चमड़ी निकाली गई। उनको बोला गया कि बोल तू आदिवासी नहीं है। वो मर गए, लेकिन बोलते रहे मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं, आदिवासी रहूंगा। ये जो यातनाएं हमारे साथ हुई है, ये मनुस्मृति के हिसाब से दी गई सजा है। हमारे पास लीडरशिप है, हम लोगों ने दूर की सोचना चाहिए, बहुत दूर की सोचना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर आना चाहिए, पवार साहब के सामने खड़े रहना चाहिए, उनके पीछे खड़े रहना चाहिए, काम से लग जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। यह समय बहुत नाजुक है, कोई आए या ना आए, बिरसा ब्रिगेड पवार साहब के साथ में रहेगा, है और हमेशा रहेगा। आप लोग एक बात के लिए सतर्क हो जाए,
गांव गांव में शिविर शुरू होना चाहिए। ज्यादा लीडरशिप का भूत खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अध्यक्ष आओ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आओ, मैं तालुका अध्यक्ष आओ, मैं प्रदेश अध्यक्ष आओ, अबे तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देंगे। जब यही कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? दिमाग से तैयार होना है। बिरसा मुंडा ने बोला, जो समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। हमको भूलना नहीं चाहिए हम संभाजी महाराज की औलाद है। हमको भूलना नहीं चाहिए हम राघोजी भांगरे की औलाद है, तंटा भील की औलाद है, बाबा साहब की औलाद है, महात्मा फुले की औलाद है। हमको भूलना नहीं चाहिए। साथियों, जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन यहां का मराठा, यहां का ओबीसी, यहां का एससी, यहां का मुस्लिम, यहां का क्रिश्चियन अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। आदिवासी तो केवल वनवासी होगा, लेकिन बाकी लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो सांस्कृतिक पहचान है इस देश से खत्म हो जाएगी। अगर मराठा भाई को बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं तो उसको बोलना ही पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। ओबीसी भाई को बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं तो उसको बोलना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। दलित भाई को भी बोलना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। मुस्लिम भाई को भी बोलना पड़ेगा, क्रिश्चियन भाई को भी, सिख भाई को भी। ये आदिवासियों पे जो अटैक है ये हो रहा आदिवासियों पर है, लेकिन इनडायरेक्टली सब पर अटैक है, क्योंकि ये कल्चरल अटैक है। आपकी धार्मिक पहचान को सामने लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सांस्कृतिक पहचान को सामने नहीं लाया जाता। आप हिंदू हो करके आपको आरक्षण नहीं है, यह धार्मिक पहचान है, लेकिन संविधान में जो आपके लिए फैसिलिटी है वो सामाजिक पहचान के आधार पे है। आप ओबीसी होकर के आरक्षण है, एससी होकर के आरक्षण है, आदिवासी एसटी होकर के आरक्षण है। यह धार्मिक नहीं, सामाजिक पहचान है। आने वाले समय में एक सही आंदोलन इस देश में चलाने के लिए आपको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोगों से विनती करता हूं, जितने कार्यकर्ता है, जो बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, नए लड़के हैं, सब लोग कोई दिल में नाराजी ना रखते हुए सबको लेकर चले, गांव गांव चले। हमको पूरे लोगों को मध्य प्रदेश शिफ्ट होना है। हम लोगों ने तय किया है कि यहां से 10,000 लड़के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जाएंगे। एक बार हम लोग गढ़चिरौली में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जो आंदोलन सुरजागढ़ में चल रहा है उस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ने की तैयारी करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े या और कहीं हमको रास्ता बने उसके लिए। वो बच्चे भी हमारे बीच में आए हैं। आज के दिन जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, भीड़ ज्यादा दिखना यह महत्व की बात नहीं थी। मैं देख रहा था कि पवार साहब को कितने लोग सुन रहे हैं, नोमानी साहब को कितने लोग सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यह कोई भीड़ और इलेक्शन की मीटिंग नहीं थी। यहां से आपको जाकर कोई नया तैयारी करना है, समाज की नई लड़ाई लड़ना है। अब तुम्हारे अस्तित्व पे खतरा आ गया है। गांव गांव में, सह्याद्री के गांव गांव में मिलिट्री लग जाएंगी। क्या करोगे तुम, बताओ बड़ा। अपना कौन सा नेता सक्षम है, क्या कर लेंगे हम। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर हमको आगे की रणनीति बनानी है। आप तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से जो मिशन को चाहते हैं, मानते हैं और मिशन में काम कर रहे हैं, मिशन को चला रहे हैं, इन तमाम लोगों से मेरी विनती है कि आने वाले समय में अपनी वास्तविकता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो बाहर कैडर है उनसे मेरी विनती है अंदर आ जाए, कंपाउंड के इधर साइड सब लोग आ जाओ जल्दी से। हम सब लोग खड़े होके पवार साहब की उपस्थिति में हमारे तमाम शहीदों को आदरांजलि देंगे, जिनके याद में हम लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं। अपने अपनी जगह पे सब लोग खड़े हो जाए। हम लोग जितनी उम्मीद से आप लोग आए हैं, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं, वो तमाम लोगों से मैं विनती करता हूं कि वो अपनी जगह पर आए, खड़े रहे।
आपके पास राष्ट्रगीत होगा भैया, राष्ट्रगान है कि नहीं? राष्ट्रीय आदिवासी बालिका परिषद जो हुआ, इस कारण आप लोग समाज के लिए कौन सा करने चाहते हैं? हमने समाज को एक बात बता दी कि जो देश की केंद्र सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, इन्होंने आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल के जो संवैधानिक अधिकार थे उसको इन्होंने छीन लिया है और ये जमीनों को ये लोग कॉर्पोरेट को बेचे हैं। आदिवासियों के भरोसे G20 का बात कर रही है गवर्नमेंट किसके पास है? अदानी की जमीन थोड़ी बेच रही है गवर्नमेंट, अदानी को जमीन बेच रही है और वो भी जमीन उनकी नहीं है, आदिवासियों की। ये बड़ी बात है और हम इस बात को समझ लिए कि ये लोग आदिवासियों को इस देश के नक्शे से खत्म करना चाहते हैं। बिरसा मुंडा का कहना था कि जिसकी जमीन उसका देश, अब आदिवासियों की जमीन ही नहीं रहेंगी तो उनका देश कैसे रहेगा? उस तरफ ये लोग आदिवासियों को ढकेल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाने का प्रोविजन कर दिया है। क्या आदिवासियों को मिलिट्री के साथ लड़ने के लिए बोल रहे हैं या मिलिट्री को आदिवासियों के साथ लड़ने के लिए बोल रहे हैं? इसमें तो मौत ही होगी आदिवासियों की।